हेलो बच्चों, क्या हाल? कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। सर। गुड हाँ, इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? सब बढ़िया? यस यस सर। सर। सर सर क्या कर रहे हो? सर फिजिक्स कुमार से बात कर रहे हैं, फिजिक्स कुमार से बात कर रहे विजय हैं। कुमार से बात कर रहे हो? अच्छा। पढ़ाई लिखाई नहीं करी है ना पिछले एक हफ्ते में? नहीं सर सर किए हैं। एग्जाम का है किए हो? तो पढ़ाई करने के सर अलावा और एग्जाम है अभी। एग्जाम में पढ़ रहे हो? अच्छा, वो जो क्वेश्चन दिया था, हाँ एक क्वेश्चन, सर। वो क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने? सर यस थीटा इज इक्वल टू 150। सर 150। ठीक है। वो सब तो बढ़िया है। मुझे एक चीज बताओ, नहा के आए हो? सर आज बहुत ठंडा था सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर मैंने सोचा कुछ सीरियस पूछेंगे आप। अच्छा, आज नहा के नहीं आए मतलब आप? नहीं सर मैं नहाए तो हैं नहीं नहा सर। के आया। नहाए हो? सर आज नहाए हैं। ब्रश नहीं किए हो ना? सर वो भी ब्रश किया है। ब्रश नहीं सर करते ब्रश किए थे हो? सुबह। अच्छा, तो बदबू क्यों आ रही है? क्यों सर? चलो, जो भी। सर उधर से ही आ रहा होगा, अगल बगल से। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब ये क्वेश्चन सर का क्या स्टार्ट किए सर? क्या? सर अभी ज्वाइन किए सर, क्या किए सर अभी तक? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, अभी मिले हैं अपन। ठीक है, चलो। तो क्या देखना था अपन को? हमें देखना था, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिया था, उसी क्वेश्चन से आज की क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या था? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉर्मल टू ए वेक्टर, ओके, एंड हैज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए और बी के बीच में एंगल बताना है। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया, मेरे को उसका करेक्ट आंसर भी बता दिया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार समझते हैं। देखो यार, फॉर्मूले के हिसाब से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो आपको एक फॉर्मूला भी नहीं पढ़ाया है कि रिजल्टेंट वेक्टर का किसी एक गिवन वेक्टर के साथ क्या एंगल बनता है। ये मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया, हालांकि वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि उसकी जरूरत आपको एज सच राइट नाउ नहीं है। ठीक है, तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉर्मल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता বললাম है। जिस মামুকে ডাকবো না তো। না মামু, তুই পাঁচটা তুই এসে দেখবি আমাকে একটু। তুই তো বসেই রইলি ফোনটা নিয়ে, বল। আমার এত কষ্ট হচ্ছে, এগুলো क्या हो रहा বুঝবি है না। ये? আমি তোদের এইটুকু একটু মেঘা क्या सर चल रहा मूवी है? खोल गया सर। सर मेरा 60 डिग्री आ रहा है सर। ठीक है, पर 150 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। ये पर नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जिनको नहीं पता, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ओके। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉर्मल टू ए वेक्टर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कोई फॉर्मूला लगाना, तो मैं काम कर रहा हूँ, डायग्राम बना के देखता हूँ। क्यों? मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो जो मुझे आता है वो करूंगा, है ना। मेरे को एक चीज आती है, डायग्राम बनाना। क्या पता डायग्राम बनाने के बाद कुछ दिख जाए। तो मैंने बोला, ये लेट से मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा आर वेक्टर है। नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू ए वेक्टर। नहीं, आर वेक्टर ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तो आर वेक्टर कैसा होगा? आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ऐसा है आर वेक्टर, है ना। यस सर। तो अगर यस आर सर। वेक्टर ऐसा, तो बी इधर नहीं हो सकता। सब बी नीचे कर देंगे सर। सर बी उस तरफ होगा। बी ऐसे हो नहीं सब सकता, नेगेटिव। बी को ऐसे होना पड़ेगा, है ना। यस सर। ओके, चलो। तो ये डायग्राम तो बन गया, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? एंड हैज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कौन? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बी से आधा है। ओके, तो आर जो है आपको b/2 दे रखा है। डायग्राम ऐसा है। मैं काम करता हूं, मैं इस एंगल को लेट्स से थीटा बोल देता हूं। ठीक है, क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल तो ये वाला एंगल होगा ना। 180 यस माइनस। सर। ये हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस थीटा। ये मेरे को निकालना है। मैंने इसको थीटा मान लिया, कोई बात नहीं। तो मैंने को क्या दिख रहा है इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, कि अपोजिट, ये जो है आपका b/2 है, इसके मुकाबले अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनियस की आधी है। तो मैंने बोला अपोजिट और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन तो साइन थीटा बताता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू r/b, दैट इज इक्वल टू b/2 अपॉन b, दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज कितने एंगल का साइन
आधा होता है बताइए तो, हाफ होता है बताइए तो। 30 डिग्री। 30 डिग्री। थीटा आ गया 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो गया? 180 माइनस 30 डिग्री। 180 डिग्री 150 माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर है। इजी? यस सर सर। जितना सोचा था उससे भी इजी है। यस सर। ठीक है, सर मैंने काफी कॉम्प्लेक्स वे से सॉल्व किया था बट आंसर यही आया। आंसर आ गया था। देखो मेरे को ईमानदारी से बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉम्प्लेक्स मेथड मेरे को नहीं आता, ठीक है, इजी मेथड ही आता है। मतलब आता है यार, मतलब मुझे मालूम है उसमें जितनी मेहनत उतनी मेहनत करने की मेरी आज तक कभी इच्छा नहीं हुई। आपने की, अच्छी बात है, लेकिन मुझे फिर भी एक काम करना, वो सॉल्यूशन भेज देना, मैं चेक कर लूंगा कहीं कोई स्टेप में गलती तो नहीं है। ओके ओके सर। यस सर। यस सर। सर ग्रुप में भेजे तो। हाँ ग्रुप में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस अगर सर। आपने सुनो, अगर आपने ध्यान दो, अगर इस मेथड से सॉल्व किया है तो भेजने की जरूरत नहीं है। किसी और कॉम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व किया है तब आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर रुकिए सर, थोड़ा लिखने दीजिए। सर एक सेकंड सर, पीछे वाला। फटाफट कॉपी करो, एकदम फटाफट स्पीड में। सर हेड टू टेल ना जुड़ेगा सर, तो आप सर टेल हेड जोड़। इसलिए तो टेल से हेड जोड़ा है, इसलिए तो ये वाला एंगल को एंगल बोला है, क्योंकि ए को मैं आगे भी तो मान सकता हूं ना ऐसे। हाँ सर ठीक है। ठीक है। सर थोड़ा रुकिए सर। सर आज खत्म हो जाएगा सर? खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक डिसेंट, मतलब कम से कम एडिशन वगैरह के केसेस खत्म हो जाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी है ये सब बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट शायद बच जाएगा। ओके आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ेंगे इसको। सर लिखे अभी उसको। हाँ तो लिखिए ना। सर वो कोप्लेनर मतलब? कोप्लेनर का मतलब ये सारे के सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ध्यान दो, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ठीक है। तीसरा फोर्स जो होगा ना वो भी इसी आपके पेपर के प्लेन में ही लाई करेगा, पेपर से बाहर निकला हुआ फोर्स नहीं होगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। क्योंकि सोचिए, अगर ये मेरा पेपर है तो वेक्टर जरूरी नहीं इसी प्लेन के अंदर हो, वो बाहर भी आ सकता है। जा सकता है कि नहीं आ सकता? ऐसा वेक्टर भी तो हो सकता है। यस सर। हमने अभी तक उस वेक्टर के बारे में बात करी नहीं सर जेड वेक्टर। हमने अभी तक उस वेक्टर के बारे में बात नहीं करी है। हम सिर्फ उन वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पर रखे जा सकते हैं, और वो प्लेन हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए अपने पेपर का प्लेन या इस केस में अपनी स्क्रीन का प्लेन ले लेते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। बस इतना ही, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि देयर आर 5 कोप्लेनर फोर्सेस, सब सारे फोर्सेस हैं, 5 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सबका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके बहुत बढ़िया बात है। ईच आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, सब के सब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। इन सच अ वे दैट दे मेक एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विथ कंसेक्यूटिव वेक्टर्स। मतलब क्या बोल रहा है? अगर आप ध्यान दोगे तो 72 डिग्री इंटू 5 कितना होगा? 5 वेक्टर्स है ना, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो वेक्टर्स आपके कुछ ऐसे लग रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। सर आंसर क्या 0 डिग्री है? 0 है। ये सारे के सारे एंगल 72 डिग्री है। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। अब आपको बताना है कि इन सारे वेक्टर्स का
जिसको मान लो ए वेक्टर नाम दे दिया, इसको बी वेक्टर नाम दे दिया, इसको सी वेक्टर बोल दिया, इसको डी वेक्टर बोल दिया और इसको ई वेक्टर बोल दिया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर कितना होगा? आर वेक्टर जो है ना वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो इन सारे वेक्टर्स का सम कितना होगा ये आपको बताना है। क्या करोगे बताइए तो फटाफट। तो फॉर्मूला डाल देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस तो दो ही वेक्टर्स, आपके पास फॉर्मूला तो सिर्फ दो ही वेक्टर्स के लिए है। तो एनालाइज करेंगे दो वेक्टर और उनका दो वेक्टर्स को एनालाइज करोगे तो उससे कोई खास फायदा नहीं होगा कि उससे उल्टा ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसको भूल जाओ वेक्टर के बारे में, और इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट को 5 लोग इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? किसी भी तरफ नहीं सर कहीं भी नहीं रहेगा। नेटवर्क जीरो होगा। सर जो जोर से फोर्स किया है उसका तरफ जाएगा। इसका आंसर होगा 0। क्यों? तो बाय सिमेट्री। अब इसका क्या मतलब है देखो, बाय ये सिमेट्री आर्गुमेंट समझना अपने आप में मैंने देखा है कि लोगों को नहीं समझ में आता, हालांकि मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों को क्यों समझ में नहीं आता, बट कोशिश करें, क्योंकि शायद वो हमेशा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैथ्स में इक्वेशंस बना के देखना चाहते हैं, लॉजिक से नहीं पहुंचना चाहते, इसलिए। बट जैसा कि जिस तरीके से आपने अपना दिमाग खुला रखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को 5 लोग इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किधर भी नहीं जाएगा, उसी तरीके से अपना दिमाग खुला रखेंगे तो सिमेट्री आर्गुमेंट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है ये। ध्यान दीजिए, सुनेगा बेटा एक एक बात ध्यान से, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अपना माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग। हाँ, क्या बोल रहा था कि मुझे एक बात बताओ, अगर ये 5 लोग इसको इसी पेपर के प्लेन में खींच रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट पेपर के प्लेन से बाहर निकल जाए? नो सर। नो सर। नहीं ना, पेपर के प्लेन से बाहर तो निकल नहीं सकता भाई। अगर ये पेपर के प्लेन से बाहर नहीं निकलेगा तो आंसर जब भी आएगा इसी प्लेन पे किसी डायरेक्शन में आएगा, है ना? यस सर। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें जो नेट फोर्स होगा ना उसके 2 तरीके के डायरेक्शन है। क्या क्या? या तो इन 5 वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में, है ना? यस सर। या फिर इनमें से किसी 2 वेक्टर के बीच में, है ना? यस सर। तो मैं पहले केस कंसीडर करता हूं वो वाला जिसमें ये किसी एक वेक्टर की तरफ, ठीक। अब एक चीज बताइए, जैसा ये ए है वैसा ही बी है, वैसा ही सी है, वैसा ही डी है, वैसा ही ई है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर नेट फोर्स ए की तरफ होगा तो क्या बी ने कोई पाप किया है? नो सर। नो सर। बी की तरफ होगा तो क्या सी ने कोई पाप किया है? नहीं ना। नो सर। नो सर। तो अगर हम बोलते हैं कि नेट फोर्स ए की तरफ है तो उसको बी की तरफ भी होना पड़ेगा, उसको सी की तरफ भी होना पड़ेगा, उसको डी की तरफ भी होना पड़ेगा और उसको ई की तरफ भी होना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या एक वेक्टर के मल्टीपल डायरेक्शंस पॉसिबल हैं? नो सर। नो सर। तो ये वेक्टर ना तो ए की तरफ है, ना बी की तरफ है, ना सी की तरफ है, ना डी की तरफ है, ना ई की तरफ, राइट? यस सर। तो पहला केस तो खत्म हो गया कि ये जो वेक्टर है ये किसी एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर जो इन 5 में से किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में, ये केस तो पॉसिबल नहीं है, राइट? है ना? यस सर। नाउ कम्स द सेकंड केस कि ये किसी 2 वेक्टर के बीच में, तो लेट्स से ये जो रिजल्टेंट है वो ए और बी के बीच में आता है, ठीक है? तो क्या बी और सी के बीच में नहीं आ सकता? यस सर, जा सकता है। क्या डी और ई ने पाप किया है? नो सर। तो अगर ये ए और बी के बीच में होगा तो इसको बी और सी के बीच में भी होना चाहिए, इसको सी और डी के बीच में भी होना चाहिए, इसको डी और ई के बीच में भी होना चाहिए और इसको ई और ए के बीच में। और सर ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। ये कैसा वेक्टर है? तो ये इस वेक्टर को कहते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। नल वेक्टर। नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। अब अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो मैं बोल सकता हूं ये वेक्टर 0 मैग्नीट्यूड का नॉर्थ डायरेक्शन में है। दैट इज एज गुड एज सेइंग कि वेक्टर साउथ डायरेक्शन में है।
आया ना? जीरो तो कुछ भी हो सकता है सर। जीरो नॉर्थ में हो, मैं यहां से चलना शुरू किया, कितना चला? 0 मीटर, किधर गया? नॉर्थ। वाह, कोई बात नहीं। हाँ, जीरो नो वेक्टर, सर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, तो ये आपका आंसर क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी है, ये तो सिमेट्री से डायरेक्ट पहुंच गए, एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी है, और वो और इतना ही इंटरेस्टिंग है। मतलब बोलने का तरीका मेरा, उसको एक्सप्लेनेशन शायद इतना इंटरेस्टिंग ना हो, बट सॉल्यूशन इतना इंटरेस्टिंग है, शायद इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला कि मैं इन वेक्टर्स को थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 72 डिग्री, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, यस सर। एक काम करता हूं, इस बी वेक्टर को उठा के ए के ऊपर रख देता हूं, ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा? सर 72। ये एंगल कितना हो जाएगा? सर 112 108 है ना? अच्छा, तो मेरा शेप कैसा बन रहा है? ये रहा मेरा ए, इसके बाद आया बी, साइज सेम है, ये एंगल कितना है? 108। इसका बाद मैंने क्या किया? सी को उठा के यहां डाल दिया, पेंटागन। सर ये पेंटागन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेंटागन। पेंटागन हो जाएगा। मैंने ऐसे किया। समझ में आई बात? तो अगर हाँ सर। यस सर। ये अपने आप ही क्लोज पेंटागन बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एंगल कितने? 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, सारे के सारे साइड्स कितने हैं? इक्वल है। तो ऑटोमेटिकली जो फिगर बनेगा क्या बनेगा? क्लोज फिगर बनेगा। क्लोज फिगर बनेगा मतलब इसका सम कैसे हो गया? देखिए, यहां से शुरू किए, टुक 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 टुक, वापस यहीं पहुंच गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, नेट फोर्स कितना? 0 बाय पॉलीगन लॉ। सर पॉलीगन लॉ क्या है? बताते हैं। पॉलीगन लॉ ये वाला था ना बेटा, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, इन चारों को जोड़ना है, तो ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? मतलब पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, राइट? यहां क्या हुआ? पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड एक ही जगह पहुंच गया, रिजल्टेंट ही नहीं है। तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। हाँ या ना? हो गया। सर फर्स्ट वाला मेथड नहीं आया सर समझ में। फर्स्ट वाला मेथड नहीं आया समझ में, सेकंड वाला आ गया। सेकंड वाला आ गया, चलो बढ़िया। सर फर्स्ट वाला में सिमेट्री था ना, इसलिए नहीं आया। यस सर। कोई बात नहीं, काम और हमको तो समझ में आ गया। सुनो, मैं फर्स्ट वाला रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये वाला सॉल्यूशन जो है, पहला वाला, मैं क्लास में 10 बार रिपीट करता हूँ, समझ में नहीं आता। ठीक है? पर होता क्या है, धीरे धीरे विथ टाइम अपने आप समझ में आ जाता है लोगों को। अपने आप का मतलब ये नहीं कि सोते रहोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, कभी जरूरत पड़ेगी, किसी दिन सोच रहे होगे इस क्वेश्चन के बारे में, अभी कभी कोई ऐसा इस सर ये लॉजिकल है तो समझ में आ जाता है। ठीक है? वैसे सीधी सी बात ऐसे समझ लो, 5 डायरेक्शन में इक्वल फोर्स से खींचोगे तो ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा, नेट फोर्स 0 है, कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यस सर। चलो, वैसे 3 4 2 और 2 फोर्स खींचे तब भी तो दो कुछ फोर्स नहीं के होगा। पीछे तो 180 डिग्री एंगल होगा, तब नहीं हो जाएगा कहीं भी, है ना? 3 के बीच में अगर 120 डिग्री एंगल होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? इसको जोड़ के आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो कि नहीं? यस सर। मैंने करवाया था ना 120 डिग्री वाले केस में। यस सर। ठीक है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आर्ग्यूएबली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको ये पोर्शन नहीं आता तो आप 80% फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। समझ में आई बात? सर 80%? हाँ, अगर ये सीख ले तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके फिजिक्स में एक भी नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं सीखे तो 80% फिजिक्स सीख नहीं पाओगे। ठीक है? सर मतलब बहुत मेन टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट हर टॉपिक जगह है। यूज होगा ये, हर जगह यूज होगा। 11th 12th की फिजिक्स में हर जगह यूज होगा ये, और उसके बाद और ज्यादा यूज होगा। मतलब कंपोनेंट्स तो जानना ही जाना। अच्छी बात ये है कि ये बहुत आसान भी है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। तो
देखो ये अपना x डायरेक्शन है, ये अपना y डायरेक्शन, ओके। अब लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ये आड़ा टेढ़ा एड़ा बेका वेक्टर है ना, ये थीटा एंगल पर ऐसे। मैंने अभी एक प्रॉब्लम फेस करी कि मेरे को दो वेक्टर्स अगर ऐड करने तब तो आसान है, पर दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने तो बहुत दिक्कत है। पिछला क्वेश्चन क्यों हो गया? क्योंकि सारे वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के थे और एंगल भी सबके बीच में इक्वल था, 72 डिग्री 72 डिग्री, राइट। अगर ये एंगल अलग अलग हो जाए, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बदल जाए, तो 5 वेक्टर जोड़ने में तो हालत खराब हो जाएगी, है ना? हाँ सर। यस सर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, हमें अगर ये वेक्टर, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ क्या अचीव करने वाले हैं? हमने बोला यार ये आड़ा टेढ़ा वेक्टर है इसलिए हमें दिक्कत है ना। जो प्रॉब्लम है क्यों है? क्योंकि हमारा वेक्टर आड़ा टेढ़ा है, उनके बीच में एंगल कुछ भी रैंडम सा हो जाता है। यही कारण है कि वेक्टर्स को जोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है बेटा? यस सर। अगर एंगल बढ़िया बढ़िया हाँ, हो, सर। अगर एंगल बढ़िया बढ़िया हो तो वो वेक्टर जोड़ना बहुत आसान है। कैसे एंगल बढ़िया एंगल हो तो बढ़िया है होगा? देखो, अगर सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाए तो जोड़ना आसान है कि नहीं है? सीधे सीधे ऐड करो, सब तो एक ही डायरेक्शन है ना। सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल, किसी का 0 किसी में 180 तो कोई बात नहीं, मतलब कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? यस सर। तो काश सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते, कितना अच्छा होता। देखो यार, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना, सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं कुछ भी, तो फिर वेक्टर क्या, स्केलर पढ़ लो फिर, है ना। लेकिन एक और अच्छा डायरेक्शन है, क्या? परपेंडिकुलर। अगर दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में लेट से, दूसरा वेक्टर वाई डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अभी कॉस थीटा 0 हो गया। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूं कि सारे के सारे वेक्टर्स या तो एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है, तब तो मजा आ जाएगा ना। एक्स वालों को सबको अलग से जोड़ दो, वाई वालों को सबको अलग से जोड़ दो, उसका दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल उसको जोड़ दो, राइट? यस सर। है ना। तो यही हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में करने वाले हैं कि क्योंकि हमने चाहा काश सारे वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में होते या म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते, तो हमें मिला क्या? शाहरुख खान ने क्या बोला? दुनिया अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो यही हुआ। ये हमारे पास है वेक्टर ए वेक्टर, ओके। मैंने बोला मैं इस वेक्टर को, इस सिंपल से वेक्टर को, सिंपल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आड़ा टेढ़ा है। मैं इस कॉम्प्लेक्स से वेक्टर को दो सिंपल वेक्टर्स में तोड़ सकता हूं। कैसे? सर, अगर ये एक वेक्टर है तो मैं बोल सकता हूं कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू, एक दूसरे कलर से यूज करता हूं मैं, दिस वेक्टर जो मैंने यहां बनाया है एक्स एक्सिस के अलोंग, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है। प्लस दिस वेक्टर, हाँ सर, तब वो रिजल्टेंट हो जाएगा। हाँ है ना। ये ए वेक्टर इस वाले वेक्टर प्लस इस वाले वेक्टर का सम है बाय ट्रायंगल लॉ। यस सर। तो इसको अगर मैं ए एक्स वेक्टर कह दूं और इसको अगर मैं ए वाई वेक्टर कह दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर कह सकता हूं? यस सर। अब देखो, मेरा एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर आड़ा टेढ़ा वेक्टर दो सिंपल वेक्टर से टूट गया कि नहीं टूट गया? यस सर। हाँ सर, टूट गया। मैं ये कह सकता हूं ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर इन्हीं दो सिंपल वेक्टर्स को जोड़ के बना था। जैसे हमारा खाना बनाने में क्या यूज होता है? सब्जी होता है, नमक होता है, सब होता है ना। यस सर। ये दो वेक्टर्स जुड़ के ये वेक्टर बना रहे हैं। ये दो वेक्टर्स इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। क्या है? कंपोनेंट्स। ठीक है। अब मैंने बोला यार ये, फिर मैं इसको एक्स वेक्टर क्यों बोलूं जब ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में मुझे मालूम है।
तो मैं ax वेक्टर को नया नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? इसको मैं बोल रहा हूं ax along x डायरेक्शन, तो उसके लिए i कैप, ये बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. और इसको क्या मैं ay जे कैप बोल सकता हूँ? ये समझ में आना चाहिए। सुनो, जिसको समझ में आ गया वो शांत रहे 2 मिनट प्लीज, कोई नहीं बोलेगा यस सर। जिसको समझ में नहीं आया वो बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर, एक बार फिर से बताइए। हाँ सर, एक बार रिपीट। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर बता दीजिए। ये मेरा ax वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ax है और डायरेक्शन x है, राइट? तो कोई भी वेक्टर जो x डायरेक्शन में है उसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, जो भी वेक्टर x डायरेक्शन में है उसको मैं लिख सकता हूं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जिसको हम i कैप बोलते हैं। ठीक है, समझो बात को। अगर मेरे पास ये वेक्टर है 5 न्यूटन अलोंग, सुनो तो सही एक बार, अगर एक वेक्टर है 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, इस वेक्टर को लिखने का एक तरीका तो है 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा तरीका है 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्योंकि एक्स एक्सिस में है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड को एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज आई कैप, तो मुझे वेक्टर मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन का। समझ में आई बात? Yes, sir. तो मतलब एक एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप होता है क्या? हाँ, एक्स डायरेक्शन के सर इसका मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाने वाले को आई कैप बोलेंगे और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाने वाले को जे कैप। बहुत बढ़िया, यही चाहिए, यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई इतनी सी बात है, क्या? सिर्फ इतनी सी बात है सर, एक तो ही, इतना ही। इतना ही, और क्या? यही बात बोलने जा रहा था, मैं अगला सेंटेंस उन्होंने पहले बोल दिया, इसलिए मैं चुप हो गया कि बोलो बोलो बोलो। और सर वो जेड, हाँ सर वो जेड वाला, तो जेड कैप। देखो सीधी बात में, सीधे तरीके से एक बात सुन लो वापस से। अगर मैंने आई कैप लिख दिया तो मतलब एक्स डायरेक्शन में, अगर जे कैप लिख दिया तो वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ax वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ax एक्स डायरेक्शन में, तो ax आई कैप। ay वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ay वाई डायरेक्शन में, तो ay जे कैप। समझ में आई बात? वैसे Yes, sir. Yes, वैसे sir. आई कैप का मतलब क्या होता है? आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, और जे कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन। ठीक है, ओके सर। आपको मान लीजिए ये वेक्टर है, ध्यान दीजिए, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा, लेट से। अब आपको इस ए वेक्टर लिख दिया मैंने, ये ए कैप होगा। अब मेरे को अगर इस डायरेक्शन में 5 मीटर का वेक्टर बताना है ए वेक्टर के डायरेक्शन में, तो क्या बोलता हूं मैं? 5 मीटर ए कैप। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन ए वेक्टर वाला और मैग्नीट्यूड 5 मीटर। ओके, Yes, sir. यस सर। बस एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स कैप यूज नहीं करते हैं, आई कैप यूज करते हैं। वाई डायरेक्शन के लिए वाई कैप यूज नहीं करते हैं, जे कैप यूज करते हैं। ठीक है, इस मामले में समझो बात को, इंडिया में आई कैप जे कैप यूज होता है, यूएसए में जाओगे तो एक्स कैप और वाई कैप ही यूज होता है। ये तो कन्वेंशन है ना, जो जैसा बोल दे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. पूरे के पूरे यूरोप में आई कैप जे कैप यूज होता है, पूरी दुनिया में आई कैप जे कैप यूज होता है। यूएस अकेला अलग खड़ा नहीं है, हम तो एक्स कैप और वाई कैप लिखेंगे। ठीक है भैया, लिखने दो उनको, उनकी पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है ना, इसीलिए। पावरफुल नहीं है वो तो, छोड़ो, मैं नहीं बोलूंगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। क्या कह रहे थे? ये ए वेक्टर को मैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखकर रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए वेक्टर को। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। No, नो sir. सर। अब बात बच गई कि सर मैं ax की वैल्यू कैसे निकालूं? मेरे को तो सिर्फ a दे रखा था और थीटा दे रखा था, राइट? मेरे को ax तो दे नहीं रखा था। तो मैंने बोला भाई इतना सिंपल सा सवाल, इतना मुश्किल काम कर लिया, अब तो छोटा सवाल पूछोगे। बोलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? Yes, sir. तो क्या हाँ, cos sir. थीटा मेरा ax अपॉन a है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ये वेक्टर ना सर, वेक्टर से डिवीजन अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं है ना सर, ठीक है। वेक्टर से डिवीजन नहीं होता कभी भी, ठीक है? सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं हमेशा। जब भी cos थीटा sin थीटा में रेशियो लिख रहे हो, हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे, ठीक है? ओके, sin थीटा कितना होगा बताइए तो जरा इस ट्रायंगल में। सर ए वाई बाई ए। By A.
ए वाई बाई ए वाई बाई ए। तो ए वाई कितना हो गया, ए साइन। समझ में आई बात? तो Yes, इसीलिए sir. अगर मैं यहाँ यूज कर लूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। किसी को कोई आपत्ति है तो बता दो। No, sir. No, sir. No, sir. वैभव, आपको कोई दिक्कत है? आपने लिखा नॉट अंडरस्टैंडिंग। सर वो सिमेट्री वाला था सर, वो समझ गए। ठीक, ए वेक्टर सर एक बार ये समझाएंगे सर? देखो कौन सा पोर्शन, सिर्फ ये कॉस थीटा वाला? हाँ सर, जो आप रेड से लिखे हैं वही वाला पार्ट। देखो भाई, मेरे पास ये ट्रायंगल है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर ये ए है, ये थीटा है, ये ए एक्स है और ये ए वाई है। मैंने इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक साइन थीटा और कॉस थीटा यूज किया। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस ए। ठीक है, इससे मुझे ए एक्स मिल गया, ए कॉस थीटा। मैंने साइन थीटा की डेफिनेशन लिखी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए वाई अपॉन ए आ गया साइन थीटा, उससे मुझे ए वाई मिल गया, ए साइन थीटा। बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। तो इनमें से मैग्नीट्यूड की बात करें ना सर? हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो आई कैप और जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे ना हम लोग। दो बार डायरेक्शन थोड़ा लिखो। हाँ सर, हाँ सर। ए वाई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई ना सर, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई वेक्टर। हाँ, ए एक्स का देखो, जब मैंने यहां से यहां लिखा ना, ये ऑटोमेटिकली ए एक्स का मतलब ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वाई का मतलब ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओके, Yes, sir. ये तो अपने को बेसिक है ना कि यार ऊपर से वेक्टर का साइन हटा दो तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। इसमें थोड़ा ना मैं बार बार करूंगा। ठीक है, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. छोटी सी बात रह गई सर, बार बार क्या इतनी मेहनत करके निकालेंगे? क्योंकि वेक्टर का अगर एक एक वेक्टर का कंपोनेंट करने में इतना टाइम लगेगा तो 100 वेक्टर जोड़ने में तो मेरा तो हो गया काम। यस सर, हो गया। तो Yes, sir. सीधी सी बात है, ध्यान दो। वेक्टर लिखा, ये थीटा लिखा है ना, ध्यान रखना, इसको रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, कुछ भी हो जाए, मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने हद तक आपके खून में बस जाना चाहिए। जो मैं अगली बात बोलने जा रहा हूं, क्या? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, सामने वाला कंपोनेंट साइन थीटा। ओके, क्या बोला? थीटा के साथ वाला कॉस, सामने वाला साइन। ओके, तो ए वेक्टर इधर है, तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एक चीज और, मुझे मालूम है आप लोगों को पता है पहले से, बट फिर भी ये जो ए वाई वेक्टर मैंने यहां लिखा है ना, मैं उसको यहां भी बना सकता हूं ना, कि नहीं बना सकता? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ सर लेकिन वो वैसे भी हाइपोटेन्यूज यहाँ ट्रायंगल वाला बना के किया था, अगर मैं ए वाई यहाँ लिख देता तो पैरेललोग्राम लॉ बन जाता। Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ए वाई यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ बनाना अच्छा रहेगा ना, कि सारा का सारा वाई एक्सिस के लॉन्ग बनता जाएगा जितने वेक्टर्स होंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इधर ए एक्स वेक्टर, इधर ए वाई वेक्टर, तो क्या हुआ? थीटा के साथ वाला कॉस, अब सामने तो बचा नहीं, क्या करोगे? साथ वाला कॉस, दूसरा वाला साइन, और क्या है ना? हाँ सर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. थीटा के साथ वाला कॉस, दूसरा वाला साइन। ओके, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यस। तो इधर क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। ओके, 9 theta. ठीक है बेटा, चलो अब सर प्रीवियस पेज शो कीजिए ना सर, एक सेकंड के लिए बस। कॉपी करो। सर मतलब हाइपोटेन्यूज। तो जरा रुकिए सर, लिखने सर नल वेक्टर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। पानी का कौन सा वाला? सिमेट्री वाला आर्गुमेंट या रीअरेंज करने वाला आर्गुमेंट? नहीं सर, नल वेक्टर क्या होता है वो? नल वेक्टर क्या होता है? देखो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, या समझो बात को। आप बोल दो सर 0 का मैग्नीट्यूड तो वेक्टर बोलूंगा ही कि जब उसका डायरेक्शन नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये आता है। मुझे एक बात बताओ, 5 न्यूटन ईस्ट माइनस 5 न्यूटन ईस्ट क्या होगा? 0. मुझे बताओ,
दो वेक्टर को जब भी ऐड करते हो तो क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। वेक्टर। Yes, yes, sir. मुझे को कभी अगर 5 न्यूटन ईस्ट में से 5 न्यूटन ईस्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ा या 5 न्यूटन ईस्ट में 5 न्यूटन वेस्ट ऐड करना पड़ा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बट वो 0 जो है वो फोर्स ही रहेगा ना। हाँ सर। वो 0 Yes, क्या रहेगा? sir. फोर्स ही रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। तो है तो वो वेक्टर मैग्नीट्यूड 0, तो उसको क्या नाम दूं मैं? उसको नल वेक्टर नाम दिया, और क्या करेंगे? ओ अच्छा Yes, सर। sir. Yes, sir. वही बात। तो आपने नाम दिया सर है। मतलब अरे हमने जीरो नहीं दिया यार, ये वेक्टर स्टैंडर्ड का है। दूसरा नाम है नल वेक्टर। हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, हमारा दिया हुआ नाम जब आएगा आपको पता चल जाएगा। वो ऊट पटांग नाम होते हैं, ऐसे इतने सिंपल नाम नहीं होते। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़े। जैसे हमारा नाम ऐसे होता है तो थोड़ा रुकिए सर, 1 मिनट बाकी है। हमारे नाम ऐसे ही होते हैं, साइन कॉस दोस्त हैं, भाई हैं, साइन लड्डू कॉस पेड़ा, इसी तरीके के नाम होते हैं हमारे। ठीक है सर आप तो अपने रूल भी बनाए थे ना सर, जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे तब ठीक है, बताए वो थे, तो है ही, तो अलग चीज है। पाम हैंड रूल। सर हाँ बेटा। सर ये वाला वीडियो आप यूट्यूब में भेज देंगे? हमारा थोड़ा बीच में कट गया था। ठीक है बेटा, सारे वीडियो यूट्यूब पे आते हैं, आपको ग्रुप में तो ओके कमेंट सर। ठीक है ना। चलो सर आपका पीके लॉ भी अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छा। क्या? सर 9 में पढ़ाया हुआ मोशन वाला पीके लॉ भी अच्छा से चल रहा है। अच्छा चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीके लॉ कहा था? अरे यार पढ़ लोगे यार। क्या पढ़ाया था बेटा पीके लॉ से? सर एक्स्ट्रा 2 फॉर्मूलाज। सर इक्वेशंस ऑफ मोशन था सर 2। सर एक था सर वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, अरे वो डिस्टेंस छोड़ो, इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन टाइम। वो लॉ नहीं था, इक्वेशन थी। आप लॉ बना दिए, तो मैंने कौन सा लॉ बनाया है? चलो जो भी, ठीक है चलो। यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे थे हम लोग? सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, कुछ वेक्टर्स आपको दूंगा और आपको उन वेक्टर्स के कंपोनेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, मैं आपके सामने वेक्टर्स बनाऊंगा। मैंने ये क्वेश्चन से पहले से इसलिए नहीं बना के रखना चाहता था क्योंकि हर साल देखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मुझे चेंज करना पड़ता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसका एंगल y एक्सिस के साथ थीटा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये बेटा शायद हर डायग्राम में बना हुआ नहीं है, पर जब भी इधर की तरफ मैं अभी के लिए x एक्सिस मान रहा हूँ, इधर की तरफ वाले को y एक्सिस मान लेना। हमेशा ऐसा नहीं होता, अभी इन क्वेश्चंस के लिए मान लेना। ठीक है, वैसे मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये वेक्टर, ये थीटा है, इसके कंपोनेंट निकाल कर बताइए फटाफट 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 फटाफट। नहीं बताया ना किसी ने? हाँ सर, यही आया है। क्या होगा? देखो ये वेक्टर कैसे बनेगा? तब बनेगा जब एक वेक्टर इधर की तरफ हो और एक वेक्टर इधर की तरफ हो, है ना? हाँ सर। तो इतना जे कैप और इतना आई कैप, कितना जे कैप? तो थीटा के साथ वाला जे कैप, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा जे कैप, और थीटा के दूसरा वाला ए साइन थीटा आई कैप। समझ में आई बात? थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा और थीटा के दूसरा वाला ए साइन थीटा, राइट? साइन थीटा। Yes, sir. है ना? Yes, sir. यस सर। चलो मुझे बताइए फिर, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 30 डिग्री का एंगल है। फटाफट से कंपोनेंट करके दिखाइए। सर छोटा करके क्या लिखे रेड में? Screen heavy आ रहा है। 30 डिग्री। नहीं सर दूसरा वाला। हाँ सर जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना उसके ऊपर वाला। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा जे कैप प्लस ए साइन थीटा आई कैप। वो 10 न्यूटन है। अच्छा ये 10 न्यूटन है, ओके। सर आई का वैल्यू क्या लिखेंगे? आई का वैल्यू क्या होता है? आई तो यूनिट वेक्टर है ना बेटा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है।
सर आई को हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 का डायरेक्शन नहीं होता, आई का डायरेक्शन होता है। अच्छा ठीक है सर आप माइनस आई क्यों लिखे? हाँ देखो, ये क्या है, 10 है, तो इसके दो कंपोनेंट किधर किधर आएंगे सर? एक तो इधर आएगा और एक इधर आएगा, है ना? यस सर। यस सर। इधर कितना आएगा सर? 10 cos 30 डिग्री आएगा, और इधर कितना आएगा सर? 10 sin 30 डिग्री आएगा। लेकिन क्या ये x डायरेक्शन में? नहीं सर, ये माइनस x डायरेक्शन में, इसलिए इसको मैं माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको मैं माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। आगे बढ़ूं फिर? यस सर। यस सर। यही आंसर है। हाँ यही आंसर है, और क्या? अच्छा नहीं, आप cos 30 डिग्री सर कॉस का वैल्यू हाँ सर इज वही। इक्वल टू 5 minus 5 root 3 i cap minus 5 j cap, राइट? यस सर। सर यही आया। हाँ बस यही है, और क्या? सर मतलब आई कैप और जे कैप कभी बदलेगा नहीं ना? यस सर। जैसा है वैसे ही, ठीक है? सर आप फिर से सर रिपीट कर प्लस सकते होगा हैं ना कि सर? नहीं बेटा, ये माइनस आई फिर से समझा दीजिए। हम समझा रहे हैं। देखो, ये 10 न्यूटन है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ठीक है? इधर की तरफ क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, इसलिए cos 30 डिग्री हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और ये दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर थीटा थीटा की सर वैल्यू 30 थीटा डिग्री है ना के यहाँ पे? साइड में जो है हाँ सर थीटा के साइड में जो है वो असल में कॉस होता है ना सर? हाँ, थीटा और के जो साथ वाला साइड में cos, नहीं दूसरा वाला वो sin। साइन है। क्या? सर प्लस 5 जे कैप होगा। प्लस 5 में से एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, उसको बोलने दो, बोलिए। ठीक है भाई, थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस है, दूसरा वाला साइन है। मैंने बहुत ध्यान से बोला था इस बात को कि ध्यान देना, याद रख लेना, थीटा के साथ वाला कॉस होगा, दूसरा वाला साइन होगा। ओके, तो ये 10 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 cos थीटा, मतलब 10 cos 30 डिग्री, इधर हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। अब रही बात इसको डायरेक्शन बताने की, तो देखो यार, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में नहीं है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे माइनस आई कैप लगेगा। या तो आप इसको लिखो 10 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप, या लिख दो माइनस 10 cos 30 डिग्री आई कैप। बात एक ही है, यस सर। है ना? हाँ सर। तो मैंने 10 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप लिखा, बाद में माइनस अगर लेगा तो क्या हो गया? cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2 होती है। √3/2। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। और sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। ठीक है सर तब भी सर +5 जे कैप आएगा ना बेटा, यहाँ Second माइनस वाला। जे कैप है ना बेटा? नहीं सर नीचे, उसका नीचे। सुन तो लो यार, यहाँ माइनस जे कैप है ना? हाँ जे सर कैप वही तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर। सही है सर। +5 माइनस जे कैप, मतलब -5 जे कैप। हाँ सर। यस सर। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलो। और सर ये 10 मल्टीप्लाई किस लिए किया सर? वो फोर्स के लिए? क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना 10 न्यूटन, दिखा हुआ क्वेश्चन में, ये 10 न्यूटन इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है? हाँ सर। मतलब अच्छा, आपको समझ नहीं आया, वेक्टर के बगल में ये लिख दिया ना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ओके, यस सर। ठीक है सर। ठीक है, चलो एक और वेक्टर बना देते हैं भाई। ये आपका लेट्स से 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, सच दैट ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। अब बताइए तो इस वेक्टर का, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बताइए तो इसका वैल्यू कितना होगा? मतलब इसको कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस है। एक बार फिर से वैल्यू बोलिए ना, दिखाई नहीं दे रहा, लेजी है स्क्रीन। हम कह रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर का, ये एंगल है 60 डिग्री का, मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं। सर 20 cos 60 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 20 sin 60 डिग्री जे कैप। ठीक सर -10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप। हाँ सर भैया देखो, एक वेक्टर इधर आएगा, कितना हो जाएगा? ये 20
कॉस 60 डिग्री। 60 एक वेक्टर इधर आएगा, एक्चुअली मैंने को अगली बार ना मैं एक्सिस थोड़ी सी हल्की बनाऊंगा, इतनी डार्क नहीं बनाऊंगा कि उसके ऊपर कोई पेन का कलर दिखेगी नहीं। ये कितना हो जाएगा 20 sin 60 डिग्री। 20 sin 60 डिग्री, ठीक है। तो यस सर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो ये हो गया आपका 10। sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो गया 10√3, ठीक है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना है, 10 माइनस आई कैप या -10 आई कैप और प्लस 10√3 जे कैप। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंपोनेंट होगा, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलो अगला वेक्टर है आपका ये वाला वेक्टर। ये है आपका 20 न्यूटन का फोर्स है, ये एंगल 37 डिग्री है। अब मुझे इसके कंपोनेंट करना है। आप बोलोगे 37 डिग्री कैसे करें? देखो भाई सुनो बात, एक और ट्रायंगल याद रखना है उतना। देखो जो बच्चे 11th में जाने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं जाने वाले हैं वो उनको याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। वैसे नहीं याद रहने वाली कोई बात इसमें है नहीं। मुझे एक बात बताओ, स्मॉल पाइथागोरस ट्रिपलेट तो जानते होगे आप लोग कि नहीं जानते? यस सर। 3 4 5। जो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट रिपीट जो भी नंबर a² + b² = c² को सेटिस्फाई कर दें उनको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ओके, 6 अब 4 और 10। इसमें जो सबसे छोटा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5। तो मैंने सबसे छोटे पाइथागोरस ट्रिपलेट के करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल मेरा अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री होता है, एग्जैक्टली नहीं होता। ये वाला मेरा एंगल अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री होता है। आप ये बताए थे सर। हाँ, ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। तो मुझे बताइएगा sin 37 डिग्री कितना होगा इस ट्रायंगल के हिसाब से? सर 3/5। 3/5। cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा? 4/5। है ना? sin 53 डिग्री कितना होगा? सर 4/5। सर 4/5। 3/5। देखो ये नंबर क्यों याद रखना है 37 डिग्री, 53 डिग्री और ये ट्रायंगल क्यों याद रखना है? उसका एक सिंपल सा कारण है। क्या कारण है? कि देखो यार, कई बार क्वेश्चन चाहता है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। तो उसमें वो अपना डेटा सेट करता है जिसमें ये एंगल 37 डिग्री हो जाए, सारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, √3/2 वगैरह के नंबर ना आए, ठीक है। तो वो चाहता है कि आपके कंपोनेंट्स इजीली हो जाएं, इजी अच्छे नंबर आए, इसलिए वो जानबूझ के ऐसे एंगल सेलेक्ट करता है 37 डिग्री। और उसने बोला यार ज्यादा एंगल तो याद करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, 2 एंगल याद करने के लिए बोल रहा हूँ, 37 डिग्री 53 डिग्री, जिसको समझदार होगा वो याद कर लेगा, ठीक है। तो ये 37 डिग्री है, 20 न्यूटन का एंगल है, मेरे को यहाँ पर इसके कंपोनेंट करने हैं। मैं क्या बोलूंगा, इसके सर 2 कंपोनेंट होंगे, या वो तो होंगे ही बेटा। कौन कौन से होंगे सर? एक तो x डायरेक्शन में आएगा सर ऐसा, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 20 cos 37 आई कैप। 20 cos 37 सर आई कैप। बेटा अभी आई कैप नहीं लिखेंगे, अभी बस मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। तो cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इस ट्रायंगल से देखेंगे cos 37 डिग्री एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस 4/5। 4/5। इस 20 सर ये हमेशा ऐसे ही होगा? हाँ तो मतलब cos 37 हमेशा 4/5 ही आएगा बेटा। एक एंगल के लिए sin cos tan सबकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। 37 के लिए cos की वैल्यू फिक्स है 4/5, ओके। तो मतलब कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लेना, कोई भी बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट तो कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बना लोगे तो एंगल बदल जाएगा ना यार। अगर आप बोलोगे मेरे 5, 12 और 13 ले लिया मैंने, तो एंगल बदल जाएगा ना भाई। हाँ सर, तो हो जाएगा। सर ये सिर्फ इसी वाले ट्रायंगल के लिए वैलिड है ना सर?
तो ये एंगल 37 डिग्री थोड़ा ना होगा। यस सर। ठीक है, चलो तो ये 20 cos 37 डिग्री है। ये दूसरा वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा? 37 डिग्री 20 sin 37 डिग्री 20 sin 37 12 दैट इज इक्वल टू 12। वेरी गुड। चलो तो ये वेक्टर कितना हो गया? ये हो गया 16 न्यूटन आई कैप माइनस 12 न्यूटन जे कैप। ठीक है, यस सर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर अगर किसी को भी इन क्वेश्चंस में जरा भी डाउट आया हो तो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो मैं ये वाले क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगा। सर सारा क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है सर क्लियर है। नो डाउट। क्लियर है। ओके बेटा, क्योंकि ज्यादा करने में बोर ही होंगे, है ना? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। अब देखो अगला हमारा टॉपिक पिछला वाला पेज का दिखाए ना। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, चलो हमारा अगला टॉपिक होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर वेक्टर हमें ऑलरेडी कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है और हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले से कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, क्या बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप। मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली मैं जनरल केस सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करूंगा। पहले मैं जनरल केस सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर मेरे को एक वेक्टर सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है और मुझसे पूछा गया उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैं क्या करूँ? सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा लेट्स से मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये वेक्टर ऐसा है जिसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है बेटा? ये एक्स है। सर एक्स है। एक्स और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है बेटा? ए वाई ए वाई, है ना? तो मेरा वेक्टर कैसा होगा? ऐसा ही होगा ना, तो कि इन दोनों वेक्टर्स का सम है मेरा वेक्टर, राइट? यस सर। ये हमारा ए वेक्टर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये मेरा पहले ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर थे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? कह सकता हूं बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्या बोलूंगा? इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और तो कुछ किया ही नहीं, है ना? यस सर। यही तो फायदा है कंपोनेंट फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, बहुत बुरा होता है। तो सर वेक्टर कहाँ गया सर? वेक्टर यहाँ पे बेटा हम जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे लगाएंगे ना बेटा। ओ ठीक है सर। समझो बात को, इस लाइन का डायरेक्शन ऑलरेडी वेक्टर का डायरेक्शन बता चुका है। जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो तो मैग्नीट्यूड पे लगेगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। इसकी लेंथ तो ए ही है, इसकी लेंथ ए एक्स है, इसकी लेंथ ए वाई है, राइट? वेक्टर थोड़ा ना लेंथ है। यस सर। यस सर। चलो समझ में आया ये? तो बेसिकली ये आपको याद रखना है। इसको यूज करके आप किसी भी वेक्टर का जो कि कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो तुरंत। फिर से समझाइए ना, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्योंकि ये एक देखो मैं कह रहा हूं ये मेरा ए वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, इसलिए मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे। मैंने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ ए वेक्टर नहीं, ये लेंथ ये वेक्टर ए वेक्टर है पर ये लेंथ कितनी है? ए है। ये वेक्टर ए एक्स वेक्टर है पर ये लेंथ कितनी है? ए एक्स है। सिमिलरली ये लेंथ कितनी है? ए वाई है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है मैंने यहाँ पे अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, राइट? यस सर। तो मेरे पास ये आ गया अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना है, एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट निकाल लोगे तो आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए डजंट मैटर ये ए एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव।
यस सर। ओके, तो अब मेरे पास ये वेक्टर है, एक क्वेश्चन करेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये एफ वेक्टर है, मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं बोलूंगा एफ इज इक्वल टू, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर होता है ना ये, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यस सर। दैट इज 13 169, दैट इज इक्वल टू 30, राइट? 30। यस सर। याद रहेगा, मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, स्क्वायर से याद किए आप लोगों ने? हाँ सर। कहा पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं किया, कर रहे हो ना सर यार? पूछिए। यस सर कर रहे हैं। ठीक है, सब 25 मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं सारा टेबल। ठीक है, उस धीरे धीरे करके याद करते रहिए। ओके, हाँ तक कितना तक? 100 तक? 100 तक, 100 तक स्क्वायर से याद करने हैं। 25 तक एकदम अच्छे से होने चाहिए, 25-26 तक। और उसके बाद मतलब मोस्टली आपको इस चीज पे फोकस करना है कि कुछ पैटर्न नजर आना शुरू हो आपको, राइट? यस सर। ओके, मतलब याद भी करना है, ऐसा नहीं कि याद बिल्कुल नहीं करना है, उसके बाद के नंबर भी याद होने चाहिए, जितना याद हो सके उतना बढ़िया, ठीक है? सर ऑलमोस्ट 125 तक पता है। ठीक है, नहीं वो सब ट्रिक्स वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे को नंबर, आपको ट्रिक्स मुझे भी मालूम है, मैं ट्रिक्स नहीं सिखाना चाह रहा हूँ सर, मतलब जैसे बोले वैसे आंसर दे दे तुरंत। हाँ, मतलब क्योंकि सर वैसे कहने में टाइम लगता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्रिक से क्या होता है, 43 का स्क्वायर तो आपको याद होता है, पर 43 के स्क्वायर जो भी नंबर होगा उसका रूट आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो नंबर आपके सामने आया, आपके दिमाग में ये नहीं आता कि ये 43 का स्क्वायर है। समझ में आई बात? यस सर। 676 कभी आ जाए ना तो आपको खुश होना चाहिए, अरे भाई तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि 676 जो है 26 का स्क्वायर है, 26 का 26 है। इसके नीचे हो सकता है 2 हो या 13 हो, कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको 676 में 26 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो 26 का स्क्वायर याद करके आपको कोई फायदा नहीं। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। चलो, सिर्फ 676 नहीं, कभी 6.76 दिख रहा है ना तो आपको दिखना चाहिए 2.6 का स्क्वायर। 2.6। ठीक है, यस। आगे बढ़े। हाँ सर। यस यस सर। और 2 की पावर तो याद हो गई होगी। हाँ सर वो हो गई। हाँ सर वो हो गया। ठीक है, आगे सर ये फोर्स 13 न्यूटन होगा ना सर, कि बस 13 न्यूटन? बेटा यहाँ तो लिखा हो नहीं ना कुछ भी, यहाँ से 13 आया। यहाँ फोर्स तो लिखा नहीं है, या तो बस कोई एफ वेक्टर बोल दिया। ठीक है, क्या पता डाइन हो, क्या पता कुछ और हो, क्या पता कोई वेक्टर फोर्स हो भी नहीं, कुछ और ही हो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। सर ये हम लोग करें? सर ये हम लोग करें अपने से? हाँ ट्राई करिए। सर मैग्नीट्यूड 20 होगा सर। सर मैग्नीट्यूड 20। हाँ सर बट डायरेक्शन कैसे निकालें? हाँ, यही तो पॉइंट है, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है। यस सर। देखो मैग्नीट्यूड निकाल लिया आप लोगों ने। देखो मैग्नीट्यूड निकाला तो बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 300 400, दैट इज इक्वल टू 20, राइट? यस सर। यस सर। है ना? मेरे को निकालना है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मुझे बोला है मेरा x एक्सिस ईस्ट के लॉन्ग है, y एक्सिस नॉर्थ के लॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने काम किया, पहले अपना ईस्ट इधर बना दिया, नॉर्थ इधर बना दिया। मेरा x एक्सिस ईस्ट के लॉन्ग है, y एक्सिस नॉर्थ के लॉन्ग है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में बोला है मेरा वेक्टर है 10 i का प्लस 10 रूट 3 j का, मतलब ये 10 है और ये 10 रूट 3, राइट? यस सर। यस सर। है ना? तो सर वो y एक्सिस के ऊपर भी बन सकता है ना, 10 बन सकता है एक्सिस के ऊपर, लेकिन मेरे को ये मतलब कुछ केसेस में मेरे को ये कन्वीनियंट लगता है। तो ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, राइट?
है ना? यस सर। क्या मैं ये एंगल थीटा निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? tan थीटा क्या मेरा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यस होगा? सर, हो जाएगा। यस यस सर। इसका प्लस मतलब 60 थीटा हो कितना हो जाएगा। गया? 60 डिग्री। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे आंसर मिला? नहीं, अभी आंसर नहीं मिला। इसका आंसर लिखेंगे कैसे, ये समझो बात। ये वेलोसिटी इधर है, राइट? यस सर। ये ऐसे 60 डिग्री जाएंगे, तो इसको बोलते हैं दैट इज वेलोसिटी इज, मैं मान रहा हूं कि ऐसा यूनिट है क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं है। वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड अलोंग। क्या इसको नॉर्थ ईस्ट लिख दूं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट होता अगर 45 डिग्री होता, राइट? यस यस सर। सर। यस सर। तो इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं लिख सकता। क्या लिखा जाए? 60 degree above east. अबव ईस्ट। अबव तो ऊपर हो सर जाएगा। inclined at 60 डिग्री। नहीं, इंक्लाइनेड 60 डिग्री तो बेटा समझो, अगर ईस्ट इधर है, ध्यान दो, इंक्लाइनेड 60 डिग्री आप कोशिश कर रहे हो, अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है, बट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ देखो, अलोंग स्लोप ऑफ। सुनो बात। आपने बोला 60 डिग्री ईस्ट के लॉन्ग, मान लीजिए, सॉरी, इंक्लाइन टू ईस्ट, मान लीजिए इधर ईस्ट है। अब 60 डिग्री जो है ना, ऊपर भी हो सकता है। अगर आपने 60 डिग्री इंक्लाइन टू ईस्ट बोला तो नीचे भी हो सकता है ना? यस दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। यस सर। मतलब एक पूरा कोन बन जाएगा 60 डिग्री बताने से सिर्फ, यस सर। यस है ना? एक पूरा का पूरा कोन नॉर्थ लिखा है ना। तो इसको लिखने का तरीका होता है, ध्यान दीजिए, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट के नॉर्थ की तरफ है 60 डिग्री। ओके, यहां अंग्रेजी भी सिखानी पड़ती है फिजिक्स की क्लास में। हाँ सर। है ना? चलो, यस सर। कॉपी हो हो गया? गया सर। यस सर, डन। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब लास्ट लाइन का मतलब। दो लोग एक साथ मत बोलो, एक बार में एक आदमी। कौन बोल रहा था? सर वो वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस डायरेक्शन को ऐसे मेंशन किया जाता है। ये अंग्रेजी में, ये जो मैंने डायग्राम में बनाया उसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। सर वही अगर वेलोसिटी की जगह से अगर फोर्स दे देते तो फोर्स इज 20 न्यूटन अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बिल्कुल ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा था ना, मैग्नीट्यूड एंड यस डायरेक्शन, सर। ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। राइट यूनिट वेक्टर अलोंग एफ वेक्टर इज इक्वल टू 12 i कैप प्लस 5 j कैप। मतलब मेरे को दे रखा है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 12 i कैप प्लस 5 j कैप, और मुझे इसी फोर्स के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा गया। तो मतलब मेरे को बेसिकली पूछा गया है एफ कैप, है ना? यस सर। यस सर। कैसे निकाल सकता हूं मैं एफ कैप? देखो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। दूसरा ऐसे भी बोल सकते हो यार, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 13। कितना आएगा? 13। ठीक है। 13। अब ये क्या है? 13 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है एफ वेक्टर के अलाउंग, है ना? ये जो लिखा हुआ है ये एफ वेक्टर है, बहुत अच्छी बात है, पर इसको बोलने का एक और तरीका सोचिए। ये आप बोल रहे हो सर दिस इज फोर्स वेक्टर या एफ वेक्टर, राइट? मैं बोल रहा हूं दिस इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13 अलोंग एफ। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। नो सर। नाउ आई नीड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 अलोंग एफ। यस सर। सर उसको इससे डिवाइड कर देंगे। So why don't I divide this number by 13? I will get my answer. यस सर। यस सर ये तो फॉर्मूला भी है। हाँ, that is equal to 12 by 13 i cap plus 5 by 13 j cap। 13 क्या है?
13 है बेसिकली एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सुनो बात को। सर 30 से डिवाइड किए सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। बेसिकली एफ वेक्टर क्या होता है? एफ वेक्टर है बेसिकली आपका कोई भी वेक्टर, आप उसके मैग्नीट्यूड, बेटा माइक ऑफ कर लिया करो प्लीज। एफ वेक्टर को आप उसका मैग्नीट्यूड इंटू एफ कैप लिख सकते हो। कोई भी ए वेक्टर जो है ना उसको आप ए इंटू ए कैप लिख सकते हो, या आप ए कैप। आपका स्क्रीन थोड़ा हेजी हो गया। सर मेरे लिए ठीक है सर। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में शायद। हाँ सर, लिखवाया सर वही मैंने यूज किया यहाँ पे। एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय एफ, दैट इज इक्वल टू 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप बाय 13। समझ में आई बात? यस सर। तो फॉर्मूला क्या है सर? बस ये समझ में नहीं आया कि 13 से डिवाइड क्यों किए सर? यार इंद्रानी सिंह प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। कोई बच्चा दौड़ रहा है क्या उनके घर में? क्या बोल रहे थे? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप तुरंत निकाल सकते थे, बट मैं आपको ये समझाना चाहता था कि किसी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड बचेगा कितना? 1, और डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। हाँ सर, ठीक है। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। नहीं समझ में आया सर। सर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ये तो रहा आंसर। सर समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर समझाइए सर। बड़ा सा आंसर कुछ एक स्पेसिफिक होता है ना, एफ कैप इज इक्वल टू इतना। तो ये तो रहा एफ कैप इज इक्वल टू 12/13 आई कैप प्लस 5/13 जे कैप। सर तो इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते? नहीं, हो गया, यही है सिंपलीफाई। सर और क्या होगा सिंपलीफाई करके? इससे सिंपलीफाई। ठीक है, इसको कैसे सिंपलीफाई करोगे? तो यही है। अब इसमें क्या? यस सर। तो देखो आपका, ठीक है ना सर? इसमें सर आई कैप और जे कैप मौजूद है सर, इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर तो फिर से बताइए ना सर पूरा। बता रहे, रुको वापस शुरुआत से बता रहे। देखो शुरुआत से सुनो। देखो भैया, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर के पास दो चीजें होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दूसरा होता है डायरेक्शन। आप चाहो, ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है अजीब लगे, पर आप डायरेक्शन को ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड तो 1 है, दैट्स इट। है तो क्या? सिर्फ डायरेक्शन ही ना। जब आप इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव अ वेक्टर। ध्यान दीजिएगा बेटा, ए कैप, ध्यान दीजिए, ए कैप क्या है? ए कैप इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 अलोंग ए वेक्टर। हाँ या ना बोलो? यस सर। फिर से बताइए। यस सर। ए कैप इज अ वेक्टर, ये तो डेफिनेशन है ए कैप की। ए कैप की डेफिनेशन क्या है? ए कैप इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, अब इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये डेफिनेशन इसके नीचे में जा ही नहीं सकता, यहां से शुरुआत होती बात। वही तो सर। ठीक है, ए कैप सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, लिखेंगे। मैं कह रहा हूं ए कैप बाय डेफिनेशन इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। ए कैप का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन ए वेक्टर वाला ही है। मतलब जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में अगर मैं सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा तो उसको मैं ए कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था जब हमने यूनिट वेक्टर टॉपिक पढ़ा था तब। ओके, अब अगर मेरे को ए वेक्टर पता है और मुझे ए कैप निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं बोलूंगा यार आखिरकार ए वेक्टर है क्या? ए वेक्टर इज अ वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए अलोंग ए कैप। है ना? यस सर। तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर इज अलोंग ए कैप। ए कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं?
जिससे इसका A के मैग्नीट्यूड A वेक्टर magnitude बराबर हो से। जाए, तो इसको A के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ सर ठीक है। तो ये हो गया A वेक्टर इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग A वेक्टर। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला बन गया A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर बाय A। तो इस क्वेश्चन में मुझे F वेक्टर दे रखा था, F कैप निकालना था। मैंने क्या बोला, F कैप इज इक्वल टू F वेक्टर बाय F, और F वेक्टर का मैग्नीट्यूड F कितना है, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। F कितना है, अंडर रूट ऑफ 12 हाँ स्क्वायर सर वो प्लस ठीक है, 5 वो ठीक है। स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13। हाँ हाँ सो सर ये मैंने यहाँ 13 डाला, आ रहा है। तो आई हैव F वेक्टर बाय 13 विच इज दिस आंसर। ओके यस सर। सर सर एक सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं ना सर हम लोग कि F कैप इज द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर। बोल सकते हो, मतलब हाँ बोल सकते हो, ठीक, कोई बोल दिक्कत नहीं। सकते हो, ठीक है सर। हालांकि नहीं बोलना चाहिए बट बोल सकते हो, उसमें कोई खराबी नहीं, कभी नुकसान नहीं होगा, इससे जीवन में कभी नुकसान नहीं हाँ होगा। सर ठीक है, ठीक है सर ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। An object is moving with velocity v vector is equal to 12 I cap plus 16 j cap. Another body is moving along same direction but with speed 25 meters per second. Find its velocity in component form. देखो भैया क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v वेक्टर इज इक्वल टू 12 I cap plus 16 j cap. I have another body which is moving with let's say v2 vector, इसका मैग्नीट्यूड है 25 मीटर पर सेकंड along v वेक्टर। I want to write this vector in component form. कैसे लिखूं? सर क्वेश्चन का मतलब सर वो सर ऐड कर देंगे दोनों जो वेक्टर्स क्वेश्चन है को। वही तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। बॉडी 1 v वेक्टर इज इक्वल टू इतना से मूव कर रही है, बॉडी 2 मूव कर रही है v2 वेक्टर से जिसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, और कहा गया है इसका डायरेक्शन सेम वही है जो v वेक्टर का था। तो बताओ ये v2 वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, मतलब आई कैप जे कैप की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सर वी वेक्टर का पहले सर निकाल लेंगे सर एंगल, एंगल निकाल लेंगे। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर सर 20 हो जाएगा सर। तो फिर हम लोग को पता है सर 12/16 से कितना होता है सर, 3/4 होता है सर। तो फिर 37 डिग्री वाला सर आप बताए थे। अच्छा आप एंगल निकाल लोगे, एंगल का यूज करके कंपोनेंट करोगे, ठीक है, एक ये भी तरीका है। बट मान लो आप एंगल नहीं निकाल पाते, कुछ दिक्कत होती या कोई, यहाँ तो फिर भी इजी है, सिर्फ आई कैप जे कैप है, कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। इसका एक बहुत ही अच्छा इससे बेटर मेथड है, मैं बोलूँगा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि देखो बेटा v2 वेक्टर जो है इट इज नथिंग बट v2 का मैग्नीट्यूड इनटू v कैप, हाँ या ना? यस समझ में आई बात? यस दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड इनटू v वेक्टर बाय v, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड इनटू v वेक्टर है 12 I कैप प्लस 16 j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। ये हो जाएगा 20, ठीक है। Yes, sir, तो हो गया 20 हो 5/4 टाइम्स 12 I कैप प्लस 16 j कैप दैट इज इक्वल टू 15 I कैप प्लस 15 I कैप प्लस 20 j कैप। ओके यस सर। समझ में आई बात? सर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऐसा काम करने को की जरूरत दूसरे चैप्टर्स में भी पड़ सकती है। वेक्टर के सर एक बार और ये समझा दीजिए सर, नहीं आया। देखो आपको सारी की सारी दिक्कत जो है ना यूनिट वेक्टर के साथ हो रही है। यूनिटरी मेथड आता है, यूनिटरी मेथड। यस सर। यस सर।
यूनिटरी मेथड का ही वेक्टर इक्विवेलेंट है यूनिट वेक्टर का यूज करके आगे बढ़ना, इस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को v वेक्टर पता है, क्या पता है सर? v वेक्टर मुझे दे रखा है 12 i कैप प्लस 16 j कैप। ठीक है, मुझे एक दूसरा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 25 मीटर पर सेकंड है और उसका डायरेक्शन यही वाला है। तो मैंने बोला ये जो दूसरा वेक्टर होगा v2 वेक्टर, ये कुछ नहीं है बल्कि 25 मीटर पर सेकंड के मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और ये v वेक्टर के अलोंग है। तो मैं v वेक्टर से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, मैं v वेक्टर के अलोंग के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये समझ में आ गया तो बता दो। यस सर। जिसने डाउट पूछा वो उसको। हाँ सर, बता दीजिए। हाँ सर, आ गया। देखो भैया, ये रहा v वेक्टर, इसी डायरेक्शन में एक v कैप होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है ना। मुझे एक v2 वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड है 25 मीटर। सर क्या लिखे सर? इज इक्वल्स टू 1। इक्वल टू नहीं बोला, वो कोलन लिखा है मैंने, दो सेमी कोलन लगाया था आपको चलो, v कैप के आगे कोलन लगाया है, उसके आगे 1 लिखा है, v कैप जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, मुझे एक v2 वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 25 मीटर पर सेकंड है और वो v वेक्टर के अलोंग ही, राइट। मैंने बोला यार v वेक्टर के अलोंग से तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि v वेक्टर से डायरेक्टली कुछ मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। मेरे को इस डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 25 है ना। यस। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकाल लूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को v2 वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। तो मैंने क्या बोला, इस डायरेक्शन का मैं एक ऐसा वेक्टर निकालूंगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसी का नाम है v कैप। यस। तो v2 वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो मुझे v2 का मैग्नीट्यूड को v कैप से मल्टीप्लाई करना है, कहानी खत्म। हाँ सर, ठीक है। अबे यार, यस सर, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ कि आपको 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस लिखना है, कैसे लिखोगे? सर 10 न्यूटन आई समझ में आ गया वो बोल दो, जो मुझसे डाउट पूछा उसको बोलने दो ना प्लीज। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस जो है उसको कैसे लिखोगे बताओ, जो डाउट पूछा। 10 न्यूटन आई कैप। 10 न्यूटन आई कैप, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आई कैप क्या है? आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आई बात? यस यस सर। इस वेक्टर को अगर मैं 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 × 10 न्यूटन, क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? यस यस सर। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया 10 × 1 10 न्यूटन हो गया, है ना? यस। और डायरेक्शन क्या है? वही जो आई कैप का है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। तो 10 न्यूटन इंटू आई कैप क्या हो गया? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 × 1 10 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है आई कैप वाला, है ना? यस। अब मेरे को चाहिए इसी तरीके से दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 25 है और डायरेक्शन v वेक्टर वाला है। तो मैंने क्या बोला, ये कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 25 इंटू v वेक्टर वाला यूनिट वेक्टर, मतलब v कैप। v कैप। यस। समझ में आया? यस सर। तो मैंने इसको लिखा v2 वेक्टर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड इंटू v कैप। अब v कैप निकालना हमें आता है 25 इंटू v वेक्टर बाय v। यस। बस हो गया काम, यही कहा इसके आगे। ये मीटर पर सेकंड है, लिखना भूल गया, है ना? यस सर। आप समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? इसके आगे होगा ना, ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे ही लिखेंगे बेटा, 15 के प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकंड लिख दो भले ही। तो 5 कॉमन नहीं लेते हैं इसमें? क्यों लेंगे कॉमन? कॉमन लेके मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? ठीक है सर। ठीक है ना? अल्टीमेटली मेरे को जब मीनिंग समझना होगा, वापस 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे मतलब समझ में आएगा कि हाँ 15 एक्स डायरेक्शन में 20 वाई डायरेक्शन में, राइट? यस सर। तो मैं जबरदस्ती अपनी चीज को कॉम्प्लेक्स क्यों बनाऊंगा? ठीक है ना? आगे बढ़ूं? यस सर।
सर स्क्रीन बहुत हेजी है। अभी भी नो सर, यहाँ पे क्लियर है। क्लियर है एकदम सर। क्लियर है। सर मेरे पे भी सर लग रहा है चट्टान आ गया है। ये एक क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, स्लोप है, ठीक है। स्लोप जिसका एंगल थीटा है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने ये बक्सा रख दिया है। ये बक्सा फिसल के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। यस सर। तो मुझे इस sir. बक्से का एक्सेलरेशन sir. बताना है। क्या बताना है मुझे? इस बक्से का एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है। अब देखो कैसे बताएंगे ये एक्सेलरेशन, समझो। जी वगैरह लेना पड़ेगा सर? हम्म, सर जी वगैरह लेना पड़ेगा सर? हाँ देखो, ये फिसल के नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा? क्योंकि धरती नीचे खींच रही है इसको, अर्थ नीचे हाँ सर, ग्रेविटी यस सर, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? mg cos थीटा। अगर इसका मास m है तो mg फोर्स लगेगा। मैंने क्लास 8 के बच्चों को भी पढ़ा रखा है, भले ही आपके सिलेबस में नहीं, मैंने बताया यस सर। यस सर। ओके। अब mg तो नीचे लग रहा है, तो क्या नीचे घुस जाएगा? सीधे इंक्लाइन में गड्ढा करके नीचे घुस जाएगा? नहीं। नो सर। इसको ये जाएगा तो इधर ही, यस सर। हाँ सर। जाएगा तो इधर ही। अब इधर क्यों जा रहा है ये? क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको इधर तो जाने को मिल नहीं रहा है ना। यस सर। तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो mg नीचे लग रहा है ना, इसके दो कंपोनेंट हैं। कौन से? एक इस तरफ और एक इस तरफ। आप बोलोगे सर ये आड़ा टेढ़ा कंपोनेंट कैसे हो गया? हम तो आड़े टेढ़े वेक्टर का सीधा कंपोनेंट करते थे, राइट? यस सर। है ना? तो देखो यहां पर क्या है, क्योंकि हमें आड़ा टेढ़ा कंपोनेंट करने की जरूरत, इसलिए हम आड़ा टेढ़ा कंपोनेंट करेंगे। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे? हम तो सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट करना जानते हैं सर, हम तो इस तरीके का कंपोनेंट करना जानते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है यार, मैं तो ऐसे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज ही होगे। तो एक काम करते हैं, हम जुगाड़ लगाते हैं। क्या जुगाड़? मैंने बोला काश जिस डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं कंपोनेंट करना चाह रहा हूं, काश वो एक्स डायरेक्शन होता या वाई डायरेक्शन होता। अगर ऐसा होता तो आसान हो जाता ना। यस सर। तो कोई बात नहीं ना, इसमें तो कायनात की जरूरत ही नहीं है। तो आपको मानने की बात है, आप जो जिधर एक्स एक्सिस मान लोगे उधर एक्स एक्सिस हो जाएगा, बस उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई एक्सिस मानना। समझ में आई बात? यस सर। क्योंकि एक्स और वाई कौन डिसाइड करता है? आप और हम डिसाइड करते हैं, ये सरकार डिसाइड नहीं करती। ठीक है, कब लॉकडाउन होगा कब लॉकडाउन नहीं होगा, ठीक है। चलो, मतलब ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं करता, ये एक्स और वाई एक्सिस डिसाइड करने का हक किसके पास है? हमारे पास है। तो मैंने बोला लेट्स से इधर की तरफ मेरा एक्स डायरेक्शन है और इसका परपेंडिकुलर मतलब इंक्लाइन के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, इधर की तरफ मेरा लेट्स से वाई डायरेक्शन। ये हमने एज्यूम किया, एक्स और वाई हम चुन सकते हैं, हमने ऐसा चुना। क्यों चुना? क्योंकि इससे आगे जाके फायदा होगा आपको। पहली बार कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा तो उसको परेशानी होगी कि सर ये क्या चल रहा है। पहली बार कोई ये हम लोग एज्यूम किए सर में होता है। हाँ क्या हम लोग ये एज्यूम किए? हाँ, एक्स और वाई डायरेक्शन। हाँ हम एज्यूम किए, क्योंकि एक्स और वाई हम डिसाइड करते हैं किधर होगा। समझ में? सर हम लोग ये भी एज्यूम कर सकते थे कि y जो है वो x की जगह हो और x जो है वो y। हाँ कर सकते हो, लेकिन हम कैसा क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। अब वो कैसे समझ में आएगा? तो प्रैक्टिस से समझ में आता है। ये जो लोग इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं वो लोग शायद इस तरीके का क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, तो परेशान ना हो। बस कभी ना कभी तो पहली बार आपको दिखाया जाएगा ना हर तरीके का क्वेश्चन, राइट? यस। तो ये सीखने का टाइम है, ये करने का टाइम नहीं है कि सर ये क्या मन में जो आया कर दिया। ये सीखने का टाइम है कि क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मोशन इस एक्स डायरेक्शन में होगा, मोशन इस इंक्लाइन के लॉन्ग होगा, इसलिए मैंने इंक्लाइन के लॉन्ग एक्स डायरेक्शन मान लिया। क्यों? ताकि मेरी कैलकुलेशन वगैरह सब आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो ये mg है, तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। लेकिन ये कंपोनेंट्स निकालने मेरे को थोड़ी सी परेशानी है। क्या सर मेरे को एंगल्स तो पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता? ये थीटा है। यस सर। यस सर। तो क्या ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा? यस सर।
तो क्या ये थीटा यस होगा? सर। हाँ सर। ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, राइट? है ना? इससे करस्पॉन्डिंग एंगल। सर एंगल कैसा हुआ सर? एंगल नहीं समझ में आया। सोचो। सर अगर mg को एक्सटेंड कर देंगे तो वैसे राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, तो उसी वजह से 90 डिग्री माइनस देखो थीटा ये मिला। पूरा ध्यान दो, क्योंकि ये लाइन जो वाई एक्सिस है ये पूरा इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यस यस सर। ये एंगल, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना बचा? थीटा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ये सर थीटा वो तो दोनों थीटा इक्वल कैसे हुआ वो पूछ रहे हैं। थीटा इक्वल कैसे हुआ? अरे यहां तो भूल जाओ, ठीक है? ये थीटा गियर, ये क्वेश्चन में गिवन है थीटा, ठीक है ना? देखो भाई वापस समझो, ये अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं? क्यों? यस सर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। यस यस सर। अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं बताओ? यस क्योंकि सर। पूरा एंगल 90 डिग्री है ना? तो ये हो जाएगा थीटा, ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा, तो ये फिर से कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है। अब मैं mg के दो कंपोनेंट करूंगा तो थीटा के साथ वाला कितना होता है? सर कॉस थीटा। कॉस थीटा। और थीटा के दूसरा वाला कितना होता है? mg साइन थीटा। है ना? इसमें किसको देखना? अब मुझे बताओ, ये एक्सेलरेट तो इधर हो रहा है, इसको कौन एक्सेलरेट करा रहा है? mg साइन थीटा। mg साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं? mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू g साइन थीटा। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। मुझे पता है ये आधा अधूरा समझ में आया आप लोगों को, डोंट वरी। सर mg जो है सर वो क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड है ना? हाँ, mg वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ठीक फोर्स है का मैग्नीट्यूड है ना mg। अब ध्यान दो, ये mg cos थीटा था, इसकी वजह से ये इधर आना चाहता था, कौन रोका? ये सरफेस रोका। सरफेस ने बेसिकली इधर की तरफ एक फोर्स लगाया जिसका नाम क्या है? नॉर्मल फोर्स। क्या नाम है इसका? नॉर्मल फोर्स, ठीक है? आगे समझ में आया कि नहीं? यस सर। नो सर। না না ওই যে ওইখানে কফ ফেলেছো জল দিয়ে যাচ্ছেই না ছিটে আছে उजान बासु क्या हुआ आपको? কফ ফেলো তো ওটা কি পড়ে আছে ওটা ধরে সাবান না उजान अपना माइक ऑफ करिए अगर घर पे बात करो किसी से। हाँ, मैं क्या कह रहा था, इधर mg साइन थीटा है, इधर mg cos थीटा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो, ये जो mg cos थीटा की वजह से, ये देखो mg साइन थीटा की वजह से इधर जाना चाहता है, mg cos थीटा की वजह से इधर जाना चाहता है ना? यस सर। यस सर। पर इधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन जो है ये वाला, ये इसको उधर जाने नहीं देगा। इधर जाने से रोकने के लिए इंक्लाइन प्लेन इस पे फोर्स लगाएगा अपने सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उस फोर्स का नाम है नॉर्मल फोर्स। ठीक है? इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू g sin थीटा। समझ में आई बात? यस सर। यही होगा सर आंसर। मैं कह रहा हूं ये वाला जो क्वेश्चन है, किसी को अगर 70% से कम समझ में आ रहा है तभी डाउट पूछो, नहीं तो आगे बढ़ो। सर फ्रिक्शन नहीं होगा सर? लिखा है, फ्रिक्शन नहीं करता लिखा है, है। स्मूथ इंक्लाइन लिखा है। सर स्मूथ होगा फिर भी तो थोड़ा ना देखो होता है ना समझो, सर। फिजिक्स की किताब में क्वेश्चन में जब लिख दिया जाए स्मूथ तो मतलब फ्रिक्शन जीरो है। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। सर समझ में आया बस अच्छा से। आ गया? आधा अधूरा आ गया ना समझ में? पूरा ही आ गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स इन। सर वेट सर कॉपी करने दीजिए सर। जल्दी कॉपी करो। अगला टॉपिक फिर से बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर। उसमें z एक्सिस भी आ जाएगा क्या? सर जब तो 100 3D वगैरह में होगा क्या?
सर 3D वगैरह में होगा सब। हाँ सर जब 100 तक स्क्वायर मतलब याद हो जाएगा सर, फिर उसके बाद भी टास्क दीजिएगा ना सर हम लोग को। हाँ बेटा, अभी तो मैं अगले हफ्ते एक टास्क दे दूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है सर। सर अगले से दिए थे आप 100 तक स्क्वायर रूट भी याद करने हैं। अगले हफ्ते एक और टास्क दूंगा छोटा। अच्छा सर अगले हफ्ते एग्जाम चलता रहेगा सर, क्लास नहीं करेंगे आप, अगले हफ्ते नहीं दीजिएगा। बेटा क्लासेस में ऑफ ये सर हम लोग का एग्जाम है। समझो बात को, मैं क्लासेस ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं क्लासेस ऑफ करने लग गया ना सारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए, तो 2-2 महीने तक क्लास ही नहीं होगी। तो अभी एक ही उपाय है, अगर आपकी क्लास मिस होती है लेट से कोई स्कूल के एग्जाम सर रिकॉर्डिंग होगा उसके लिए, तो आप रिकॉर्डिंग देखिए वही, क्योंकि अदरवाइज कुछ हो ही नहीं पाएगा इन क्लासेस में। आप चाहते हो ये क्लास महीने तक ना चले? नो सर। तो फिर सर अगर एक भी क्लास मिस हो जाता है सर समझ में नहीं आता है कुछ। एग्जैक्टली, इसलिए तुरंत उसको यूट्यूब पे देख लो अगली क्लास से पहले। अगली क्लास से पहले देख लो, मतलब अगर आप एक हफ्ते की क्लास मिस करने वाले हो तो अगले सर हफ्ते यूट्यूब में नहीं होता है, इसमें होता है माई स्कूल के ऐप का। ठीक है ऐप में देख, कहने का मतलब आप तो गजब बातें करते हैं। सर दोनों में ठीक है सर ये लोग तो और ही जहां है पर सर। वीडियो अवेलेबल है वहां देख लेना, ठीक है। साइलेंस हो जाता है सर। जनवरी को है। चलो आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। अगला टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन। आय है। अब 3 डायमेंशन देखो भाई, बात समझो, आपको एक चीज बताता हूं। दुनिया जो है ना वो सिर्फ 3 डायरेक्शन की बनी हुई है। मतलब बाद में पढ़ोगे कुछ और भी चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें, बट फिलहाल हमको जितना समझ में आ सकता है एटलीस्ट 12th क्लास के लेवल तक, दुनिया कितने डायरेक्शन से बनी है? सिर्फ 3 डायरेक्शन। कौन कौन सा? एक्स वाई जेड, दैट्स इट। एक्स एक्सिस से अगर आपको सिर्फ एक्स एक्सिस बना के दे दिया गया है तो आप बोलोगे एक लाइन के बारे में, एक लाइन के अलॉन्ग जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो भी मोशन हो रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी चीजें हो रही है, उसके बारे में बात कर सकते हैं सिर्फ एक एक्सिस का यूज करके। अगर आपके पास 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप एक प्लेन में होने वाली सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हो, जो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, राइट। हमारे पेपर के प्लेन में जो भी हो रहा था उसके कंपोनेंट वगैरह करके हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यस सर। पर जब स्पेस में बात हो, ध्यान दीजिए, पेपर ये रहा, पेपर पे लिख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, पर आपका वेक्टर जो है ना वो पेपर पे है ही नहीं, वो ऐसे उठा हुआ है। अब क्या करें? अब इस वेक्टर को कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए ना हमें 3 एक्सिस चाहिए होगी। कितने एक्सिस चाहिए होगी? 3 एक्सिस। वो 3 एक्सिस कैसी है? एक एक्सिस तो सर वो हवा में होगा एक एक्सिस। हाँ देखिए 3 एक्सिस कैसी है? ये हाँ एक्स एक्सिस, सर, हाई स्कूल के दीवार पे बनाया हुआ था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये होगी जेड एक्सिस। अब ये बोलोगे सर ये जेड एक्सिस क्या इधर टेढ़ी है? नहीं, टेढ़ी नहीं है। ये जेड एक्सिस, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जेड एक्सिस आपकी स्क्रीन से सीधे आपकी आंखों की तरफ आ रही है, ठीक है, बाहर। आपकी स्क्रीन से नॉर्मली है, परपेंडिकुलर है, आपके पेपर के परपेंडिकुलर है। अब वो परपेंडिकुलर में ड्रॉ कैसे करूं? देखो अब ऐसा तो है नहीं कि सच में आपके स्क्रीन के ऊपर एक लाइन बन जाएगी ऐसी हवा में, वो तो बना नहीं सकते। यस सर। आप दिखा दीजिए सर, आप पेन से दिखा दीजिए। बाइसेक्टर होकर फिर परपेंडिकुलर। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के एक और तरीका है, पर वो उतना इफेक्टिव नहीं है, समझ में ज्यादा आता है, पर उससे उसका यूज ज्यादा नहीं कर पाता। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है ना वो बाहर आ रही है। बाहर आने के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, अंदर जाने के लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब क्या है? बेसिकली याद करो, महाभारत देखा था अभी लॉकडाउन में? नहीं सर यस सर पूरा देखा। महाभारत रामायण सब देखा होगा, कुछ तो देखा ही होगा, नहीं तो कुछ और इस तरीके का देखा होगा जिसमें बाण जो एरो था, जो बाण था, वो बाण कैसा था? आगे से ऐसा, यस सर, और पीछे से यस सर, और दो एक, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों में थे, है ना। तो पीछे से मान लो कोई एरो आपके सामने से दूर जा रहा है आपकी तरफ, तो आपको क्या आपसे दूर की तरफ जा रहा है, पीछे से देख रहे हो एरो को, तो क्या नजर आएगा? एक क्रॉस नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा पीछे वाला? यस सर, है ना। तो ये क्या है? इनवर्ड से आपके प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, आपकी आंखों से दूर की तरफ जा रहा है। और अगर यही एरो आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको क्या नजर आएगा?
हाँ सर समझ गए सर, वही वाला नजर रहेगा। देखो पॉइंट सर्कल में। हाँ सर समझ गए। एरो अगर मेरी आंखों की तरफ आ रही हो तब तो मेरे को मौत नजर आएगी, बट ठीक है। आउटवर्ड से, ठीक है ना, समझ में एक डॉट नजर आएगा, राइट? हाँ सर। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये आपका जेड एक्सिस है। समझ में आई बात? अब इसमें क्या है, जेड एक्सिस के बारे में कुछ बात ही नहीं हो सकती, बस दिख गया जेड एक्सिस, ठीक है, लेकिन उसका करेंगे क्या? तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है जो ऑरेंज कलर से मैंने वेक्टर बना रखा है ना। अब देखो, अभी तो आपको वेक्टर दिख रहा होगा कि ये इसी प्लेन में है, एक्स वाई के बीच में है ना, पर नहीं, ये एक्स वाई से थोड़ा सा उठा हुआ है। इमेजिन करो, थोड़ा सा ये लाइन जो है ना वो आपके पेपर के प्लेन से, पेपर या आपकी स्क्रीन के प्लेन से थोड़ी बाहर आ रही है। इमेजिन करो इस चीज को, कर पा रहे हो? शायद नहीं कर पा रहे। यस सर। शायद हाँ सर। अब शायद और आसान हो जाएगा करना। अब इजी हो गया। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। येलो वाला लाइन ना? हाँ येलो वाला। ये ऑरेंज है, मैंने ऑरेंज बनाया था, अब येलो दिख रहा है आपको, तो हो सकता है ऐसा। नहीं सर ऑरेंज ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर ना एक्स डायरेक्शन में, ना वाई डायरेक्शन में, ना जेड डायरेक्शन में, ना ही ये एक्स वाई प्लेन में, ना ही ये वाई जेड प्लेन में, ना ही ये जेड एक्स प्लेन में। देख लो, इस क्यूब के दो अपोजिट डायगोनल्स को ये जोड़ रहा है। ये क्यूब दिख रहा है सबको? यस सर। क्यूब के दो अपोजिट वर्टेक्स को ये जोड़ रहा है, राइट? यस सर। यस सर। ये इस क्यूब के दो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ रहा है, ये किसी भी प्लेन में नहीं है। सर माय स्कूल का टेस्ट का शेड्यूल मिल गया सर। यार ये कहां से आया इस बात के बीच में? सुनो पहले, ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, टेढ़ा वाला वेक्टर जो थोड़ा 3D वेक्टर है, अब हमको इसके बारे में बात करनी है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है कि ये कैसे बना है। तो देखो, ये बना है ऐसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शायद कलर्स उतने इफेक्टिव नजर ना आए क्योंकि मेरे को नजर नहीं आ रहे। देखिए, एक तो ये वाला वेक्टर दिखा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। दिखा? यस सर। तो ये हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे? ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर दिखा? यस सर। और ये एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर दिखा? यस सर। ये ग्रीन वाला वेक्टर आपकी स्क्रीन के बाहर आ रहा है, समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। तो ये मेरा अगर ए वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरा ए एक्स वेक्टर है, ये मेरा ए वाई वेक्टर है, ये मेरा ए जेड वेक्टर है। तो अब मैं क्या ये लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। सब पॉलीगॉन लो ना? हाँ, कैसे आया ये? दिस इज बाय ट्राइंगल लॉ नहीं लगा सकते यहाँ पे क्या लगाया गया है? पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ लगाया गया है, समझ में आई बात? 3D में। अब देखो, ये तो क्या यार, ये जो ए वाई वेक्टर है वाई एक्सिस पे नहीं बनाया, ये एजेड वेक्टर जेड एक्सिस पे नहीं बनाया, तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जो आपका एजेड वेक्टर जो यहाँ बनाया उसको यहाँ भी बनाया जा सकता है, हाँ या ना? यस सर। कौन सा है सर? वो पीला वाला यहाँ भी बनाया जा सकता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। समझ में? जेड एक्सिस कौन सा है सर? जेड एक्सिस ये वाला है बेटा, जो आपकी स्क्रीन के बाहर आ रहा है। अब उसको मैं ऐसे मैंने क्यों बताया, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ऐसे हम क्यों ड्रॉ करते हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट ये क्लियर अभी तक? यस सर। यस सर। है ना? ओके, तो अब ये मेरा 3 वेक्टर है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ए स्क्वायर जो है ना, वो दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हो जाता है। मैं जो लोग 10th पास कर चुके, 10th में हो, वो लोग तो बोल ही सकते हो ऐसा कि सर ये तो सर हमें मालूम ही है कि क्यूब के डायगोनल का लेंथ कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ सर, वो तो होता है। यस सर। वही तो है ना ये? हाँ सर। ये 10th में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? 10th में ही है सर, 8 में ही है, 8 9 सर, 8 में 9th में। अच्छा, वो सर सिलेबस थोड़ा सा बढ़ते आता है हल्का हल्का। नहीं, वो बढ़ता नहीं गया, वो आगे पीछे हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने 10th तक पढ़ी थी, आपको पढ़ाया नहीं गया, बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है, जो भी है। तो ये मेरा ए वेक्टर जो है, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा मुझे अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं,
लेकिन ये डेरिवेशन आपको ऑलरेडी 10th में पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ रहा। मैं बस इतना यूज़ कर रहा हूँ कि डायगोनल की जो लेंथ है वो अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर होता है। ओके यस सर। अब सर आपका आवाज कट रहा है। क्या? नो सर। अब कई लोगों को यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, कई लोगों को यहाँ पर अभी 3D इमेजिन करने में दिक्कत हो रही होगी, हो रही है? जिसको दिक्कत हो रही है हैंड रेज करो, मैं उसकी हेल्प करूंगा अभी। सर आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? नो सर। नो सर। बेटा आवाज मतलब यहाँ पर ना दिक्कत ये है कि मेरा इंटरनेट आपका इंटरनेट इतने कहीं से भी कुछ भी खराब हो ना तो आवाज का ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला हाँ सर 3D इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है ना, एक काम करते हैं सच में 3D फिगर देखते हैं। सर तब से क्यों सर ऐसे ग्राफ में कर रहे थे सर? दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। देखो जरा, कुछ लोग कह रहे थे कि माई स्कूल की दीवार पे बना हुआ है, यहाँ पे भी माई स्कूल की दीवार पे बनेगा, ये मान लो माई स्कूल है, ठीक है। ठीक है सर हॉलोग्राम रहता तो अच्छा होता। अब देखो ये क्या है, इधर की तरफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर की तरफ ऐसे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये रहा आपका जेड जेड एक्सिस। एक्सिस। अब इमेजिनेशन थोड़ा इजी पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों हम Yes, वैसे sir. हम वैसे ड्रॉ कर रहे थे? सर ये क्यूबॉइड है ना सर, ये तो क्यूब नहीं है। तो क्यूब कौन बना रहा है? मैं तो क्यूबॉइड ही बना रहा हूँ, मेरे को तो बस 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए। ये तो इन्फिनिटी है, ये तो इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है ना। ठीक है सर। वो पिछला वाला भी क्यूबॉइड ही था बेटा, ax y z बराबर नहीं था, ठीक है। हाँ सर वो हम क्यूब समझे थे। ठीक है चलो अब देखो यहां पर मेरा कोई भी वेक्टर जो है उसका एक कंपोनेंट इधर हो सकता है ax वेक्टर, यस सर। एक कंपोनेंट इधर हो सकता है ay वेक्टर, यस सर। यस सर। एक कंपोनेंट इधर हो सकता है az वेक्टर। यस हाँ सर। सर। और इन तीनों को जोड़ के अगर मैं एक क्यूबॉइड कंप्लीट कर लूं, अच्छा वो कलर दूसरा यूज सर ये वाला कलर नहीं दिख रहा। हम चेंज कर रहा हूं, मेरे को समझ में आ गया। हाँ सर अब इमेजिन कर पा रहे हैं सर। इमेजिन हुआ? यस सर। हाँ तो आपका जो वेक्टर था ए वेक्टर वो कैसा होगा, यहां से लेकर ये वाला वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। अब देखो ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, अच्छा मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं, अगर ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, तो ये जेड डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये नहीं होगा। अब बोलोगे सर इसमें क्या नुकसान है? देखो इसमें नुकसान ये है कि हम एक कन्वेंशन लेके चलते हैं, हम एक चीज एज्यूम करके चलते हैं जो आपको मुझको सबको फॉलो करनी है। भगवान का बनाया हुआ नियम नहीं है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ नियम है, ठीक है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ नियम है और इसमें हमें थोड़ा सा इमेजिन ये एज्यूम करके चलना होगा, एज्यूम नहीं मान के चलना होगा कि हम एक पर्टिकुलर टाइप से ही एक्स वाई जेड लिखेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं राइट हैंड सिस्टम। राइट हैंड सिस्टम क्या होता है राइट हैंड सिस्टम? देखो अब यहां पर ना मेरे लीड को फॉलो करोगे तो थोड़ा परेशान हो सकते हो, बट और कोई उपाय नहीं है। क्यों परेशान हो सकते हो? क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में इन्वर्जन वगैरह बहुत चीजें यूज कर रखी हैं हम लोगों ने, पर जो मैं वर्ड्स बोलूँ ना उसको फॉलो करना। मेरे एक्शंस हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर कितना सही बैठेगा, बट सही हो जाना चाहिए। 99% श्योर हूँ, थोड़ा सा 1% डाउट है कि क्योंकि मैंने पहले ट्राई नहीं किया। एक काम करो,
जो मैं बोल रहा हूं पहले वो करो, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है जो लेफ्ट में मैंने पहले बनाया था, इसमें एक काम करो, अपने राइट हैंड को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रखो, रखी? यस सर। रखा? अब आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, है ना? यस सर। ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे किसी भी रख सकते हो ना। अगर उंगलियों को अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हो तो कैसे भी रख सकते हो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। नहीं, जैसे मर्जी वैसे नहीं रख सकते। आपको कैसे रखना है, सच दैट कि जब वो उंगलियां फोल्ड हो तो वाई की तरफ जाए। ये उंगलियां फोल्ड होकर वाई की तरफ गई क्या? नो सर। नहीं, ये माइनस वाई की तरफ चली गई। तो आपको क्या करना है, नहीं, उंगलियां जो है फोल्ड होकर वाई की तरफ जानी चाहिए, ऐसे। समझ में आ रहा है? यस सर। अब थंब जिधर पॉइंट करेगा ना, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अच्छा अच्छा, यस सर, अंडरस्टूड। एक्स की तरफ उंगलियां सच दैट फोल्ड होकर वाई की तरफ जाए तो जेड ऐसे आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो जेड के आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक वो जो यहां से बाहर आ रहा है और एक वो जो यहां से अंदर जा रहा था, राइट? यस सर। आपको अंदर जाने वाला ऑप्शन नहीं लेना है, आपको बाहर जाने वाला ऑप्शन लेना है। वो कैसे मिलेगा? एक ही तरीके से मिल सकता है कि एक्स की तरफ फिंगर्स को रखो सच दैट जब वो फोल्ड हो तो फिंगर्स फोल्ड होकर वाई की तरफ पॉइंट करे, ऐसे में थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। आप लोग अपने से अपनी डायग्राम में खुद से अपने हाथों से ट्राई करके देखिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है। हो रहा है? अपने अब काम करिए, फिंगर्स इधर जो फोल्ड होके ऐसे आए तो थंब जो है ना आपका स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट होना चाहिए, राइट साइड, राइट हैंड का। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। फिंगर्स तो फिंगर्स एक्स एक्सिस में फोल्ड होके वाई की तरफ गए और ये आ गया आपका जेड डायरेक्शन। समझ में आई बात? यस सर। यहां पे ट्राई करके देखिए बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। एक्स एक्सिस जो कि आपकी स्क्रीन के बाहर की तरफ है उधर फिंगर्स रखिए, तो स्क्रीन के बाहर की तरफ फिंगर्स रखा सच दैट फोल्ड होके ये वाई एक्सिस की तरफ जाए। मेरा हाथ तो नहीं मुड़ रहा है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा, मैं कैमरा के सामने रख के नहीं मोड़ पाऊंगा, मेरे को कैमरा से उल्टा होना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग अपने से ट्राई करें। पहला वाला से मेरा हो जा रहा है सर। पहले में हो जा रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है ना? नो सर। नहीं सर, दूसरे में नहीं मुड़ पा रहे हैं। दूसरे में जेड नीचे जा रहा है ना अपने आप आपका? यस सर। यस सर। सर वो ऊपर वाला कोना में ठीक होगा? नहीं, इधर भी ठीक कर सकते हो। कैसे? सर रीनेम कर देता। इधर एक्स कर दो, इधर वाई कर दो, ठीक हो जाएगा। देखो, हाँ यस सर। यस सर, है ना? समझ में आई बात? यस सर। इतना ही नहीं, एक और उपाय है। इधर एक्स था, इधर वाई था ना, काम करो, इधर जेड कर दो और इधर एक्स कर दो, ठीक हो जाएगा। देखो करके देखो, सॉरी इधर वाई कर दो, ठीक हो जाएगा। यस सर। यस सर। है ना? यहां देखो, अगर मैंने इधर एक्स लिया है तो खुद बताइए वाई किधर लेना चाहिए, लेफ्ट में कि नीचे? सर लेफ्ट। लेफ्ट में लेना चाहिए। लेफ्ट है ना? अपने आप सर बहुत कंफ्यूजिंग है सर। मुझे मालूम है सर, बहुत इजी है। तो 10% समझ में आ रहा है सर। सर पर सबसे इजी मेथड ही जो बचपन से कहते हैं सर, वही कहते हैं ना सर, एक्स वाई जेड जो लेते हैं वैसे। हाँ, जो आप एक्स वाई जेड, हाँ बेटा, आदित्य बिल्कुल सही बोल रहे हो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के जैसा ही है। इनफैक्ट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है ना वो यहीं से आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, ये एक्स एक्सिस, तो मैं इधर वाई एक्सिस लेता हूं तो जेड नीचे आएगा। ट्राई करके देखो तो एक्स और वाई, एक्स की तरफ फिंगर्स रखिए, एक्स बाहर है, इस केस मैंने एक्स इधर लिया है, आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ लिया है। यस सर। ठीक है, वाई लेफ्ट में है तो देखिए जेड किधर आ रहा है, खुद से ट्राई करके देखिए तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। तो ये सिस्टम सही है। ओके, यहां पर अब ये वाला सिस्टम भी सही हो चुका है, एक्स वाई जेड, ये सिस्टम भी सही हो चुका है ना? यस सर। चलो, और एक काम करना, ऐसा एक डायग्राम बना ले लेना आप भी कहीं पे, और उसमें खुद से ट्राई कर करके देखना कि राइट हैंड सिस्टम कब काम कर रहा है, कब काम नहीं कर रहा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये अपने आप में मुझे मालूम है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। कई लोग
मतलब ऐसे हैं जो मेरे साथ आईआईटी में पढ़ रहे थे, उनको इसमें तो दिक्कत नहीं होती थी, बट इसी से रिलेटेड चीज़ों में दिक्कत होती थी, 3D इमेजिनेशन में दिक्कत होती थी। ठीक है, सो ओके सर। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये एक बार में नहीं समझ में आया तो आपने कुछ गलत कर दिया। कई लोगों को ये एक बार में समझ में आता है, कई लोगों के लिए एकदम नेचुरल होता है, कई लोगों को इसमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन एफर्ट लगाने के बाद सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, यस सर। तो एफर्ट का मतलब है कि काम करना, ऐसी इमेज ले लेना, उसमें खुद से ट्राई करके देखना किधर, या अपने क्लास अपने रूम के अंदर देखना ना, कमरे के अंदर देखना किधर एक्स ले सकते हो, किधर वाई ले सकते हो, जेड किधर ले सकते हो, ट्राई सर करके फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे काम करते हैं सर, इसमें आप बोल रहे थे। बेटा सर क्लास ऐसे ही बहुत ज्यादा ओवर टाइम हो गया क्लास, अब इसको रहने दो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे काम करता है, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो क्लास 10th में ऐसे भी आ जाएगा, और क्लास 10th में ऐसे तो होता है, राइट हैंड थंब रूल ही होता है वो। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो अभी के लिए क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके सर। सब लोग अपने रूम में इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, और मैं काम करता हूँ, मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ आप लोगों को वेक्टर्स का, 2 हफ्ते का टाइम है उसके लिए। ठीक है, ओके सर।